दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे बीए, बीएससी और बीकॉम के प्रथम सेमेस्टर में को-करिकुलर के रूप में अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाए जाने वाले फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ का दूसरा पार्ट आज हम शुरू कर रहे हैं। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे जो प्रश्न दिख रहा है, पहला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने तल होते हैं? मानव हृदय में कितने तल होते हैं? तो इसका सही आंसर है 3। बी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में अलग से किसका अभाव होता है? तो किसका अभाव होता है? धमनी कोड, धमनी शंकु, दोनों दिया है ए एवं बी का, यानी कि इसका सही आंसर है स। इसमें धमनी कोड और धमनी शंकु का अभाव होता है। अगला प्रश्न है, हृदय की संरचना है, हृदय की संरचना कैसी होती है? तो खोखली होती है, शंक्वाकार होती है, चार कोष्ठीय व पेशीय, यानी कि उपर्युक्त सभी। इसका डी आंसर सही है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? कितने दिन का होता है? तो इसका सही आंसर है 4 से 20 दिन का, यानी कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो बनते रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं, इनका जीवन का लाइफ साइकिल 4 से 20 दिन होता है। अगला प्रश्न है, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो प्लेटलेट्स का भी जीवन काल जो है 3 से 8 दिन, यानी 3 to 8 डेज। बी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न है, रुधिर का थक्का बनने में विशेष भाग लेता है, कौन विशेष भाग लेता है? तो संवहनीय ऊतक, वैस्कुलर टिश्यू नहीं, वैस्कुलर टिश्यू नहीं, थ्रोम्बोप्लास्टिन पहला आंसर इसका, इसका जो आंसर है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन पहला, ये आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 10 मिनट तक रक्तस्राव बंद न हो तो पट्टी को कैसे करें? उसको अधिक से अधिक कसी हुई बांधे, और अधिक जो है कस देना चाहिए, ब्लड ज्यादा न स्राव, उस ब्लड का स्राव न हो, इसलिए पट्टी को कस के बांधे और ज्यादा। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्तस्राव होता है, रक्तस्राव कहाँ से होता है? तो धमनी से भी होता है और शिरा से, यानी आर्टरी और वेन दोनों से होता है। सी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न है, दबाव बिंदु का प्रयोग शरीर के किस अंग पर नहीं करना चाहिए? तो इसका सही आंसर है, दबाव बिंदु का प्रयोग सिर, गर्दन और धड़, यानी सभी पर नहीं करना चाहिए, तीनों पे नहीं करना चाहिए। आंसर उपर्युक्त सभी सही है, ऑल द अबव। नेक्स्ट प्रश्न है, सीने में दर्द, सीने के दर्द में डॉक्टर कौन सी दवा का परामर्श देते हैं? तो इसका सही ऑप्शन दिया हुआ है, नाइट्रोग्लिसरीन, थ्रोम्बोप्लास्टिक दवाएं, थ्रोम्बोलाइटिक दवाएं, रक्त को पतला करने वाली दवाएं, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी, ऑल द एबव। नाइट्रोग्लिसरीन, थ्रोम्बोलाइटिक और रक्त को पतला करने वाली दवा। नेक्स्ट प्रश्न है, रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है, रुधिर कणिकाओं में क्या पाया जाता है भाई? हीमोग्लोबिन, बी आंसर इसका सही है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है रुधिर कणिकाओं में। अगला प्रश्न है, रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है, कितने दिन का होता है? तो जो ब्लड सेल्स होते हैं उनका जो लाइफ साइकिल होता है वो 20 से 120 दिन, है ना। अगला प्रश्न है, श्वेत रुधिर कणिकाओं में किसका अभाव होता है? श्वेत रुधिर कणिकाओं में किसका अभाव होता है? तो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का अभाव होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते, हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, इसलिए वो रेड ब्लड सेल्स में पाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर वाहिनियों का कार्य है। रुधिर वाहिनियों का क्या कार्य है? रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना, ऊतकों से रुधिर को इकट्ठा करके वापस हृदय में लाना, यानी भेजना और लाना, दोनों कार्य करता है। यानी कि इसका आंसर होता है स सही है, दोनों ए एवं बी। नेक्स्ट प्रश्न है, सीने का दर्द होता है। सीने का दर्द होता है अत्यधिक तीव्र, हल्का हल्का, यानी कि आंसर सही है, दोनों दोनों प्रकार का। तीव्र दर्द भी होता है और हल्का हल्का भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लाज्मा में कितने प्रकार की रुधिर कणिकाएं यानी रुधिराणु पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर है 3 प्रकार की। 3 प्रकार की रुधिराणु पाई जाती हैं। जो अगला प्रश्न है, रक्तस्राव पीड़ित व्यक्ति के किस लक्षण पर ध्यान देना चाहिए? तो धड़कन पे ध्यान देना चाहिए, श्वसन क्रिया पे भी ध्यान देना चाहिए, चेतना पे भी, कॉन्शियसनेस उसके अंदर है नहीं, और यानी कि इन तीनों पे, यानी इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ऑल द एबव। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि गाल या जीभ से रक्तस्राव हो रहा हो तो रोगी को चूसने को देनी चाहिए, क्या देनी चाहिए? बर्फ। जीभ से रक्तस्राव हो रहा हो तो बर्फ चूसने को देना चाहिए, देनी चाहिए, ठीक है, बर्फ। ये आंसर इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्तस्राव होता है, रक्तस्राव होता है धमनी और शिरा दोनों से, अभी अभी पहले भी हमने देखा, तो इसका आंसर सी है, रक्त और धमनी और शिरा, आर्टरी और वेन दोनों से होता है। सीने में दर्द होने पर चिकित्सक कौन सा परीक्षण करता है? तो इकोकार्डियोग्राम, सीटी स्कैन और एंजियोग्राफी, यानी इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। इसका आंसर है उपर्युक्त सभी, डी। जो अगला प्रश्न है, किसकी निर्माण दर प्रति मिनट 1 से 5 लाख होती है? तो प्रति मिनट यानी रेड ब्लड सेल्स का, है ना, लाल रुधिर कणिकाओं का जो निर्माण होता है वो प्रति मिनट 1 से 1.5 लाख होती है। अगला प्रश्न है, सिरा से निकला रक्त, सिरा से निकला रक्त किस प्रकार का होता है? तो इसका सही आंसर है गहरा लाल। ये आंसर इसका सही है, वेन से जो ब्लड निकलता है वो गहरा लाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा एक खोखला पेशीय पंप होता है जो रुधिर के परिसंचरण को बनाए रखता है? तो इसका सही आंसर है हृदय। हृदय जो है, बी आंसर इसका सही है। एक खोखला पेशीय पंप होता है जो रुधिर परिसंचरण को बनाए रखता है। जो अगला प्रश्न है, मनुष्य के प्रति घन मिली रुधिर में कितने प्लेटलेट्स होते हैं? तो इसका सही आंसर है 2.5 लाख, 2.5 लाख। नेक्स्ट प्रश्न है, रुधिराणुओं की उत्पत्ति कहाँ पे होती है? तो रुधिराणुओं की उत्पत्ति होती है एक स्थान, एक स्थान पे, विभिन्न स्थानों पे नहीं या विशेष स्थान पे, एक स्थान पे रुधिराणु की उत्पत्ति क्या होती है? एक स्थान पे होती है। जो अगला प्रश्न है, प्रत्येक आलिंद में के कितने भाग होते हैं? प्रत्येक आलिंद के कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में भी श्वसक की भांति किसका अभाव होता है? तो सिरा कोटर या एंटीरियर वेन का अभाव होता है। एंटीरियर वेन का अभाव होता है, ये आंसर सही है।
अगला प्रश्न है, मानव हृदय की दीवार मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो सही आंसर है कार्डियक मसल यानी हृदय पेशियों की बनी होती है। बी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न है, दोनों नीलियों के बीच के पट को कहते हैं। दोनों नीलियों के बीच के पट को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इंटरस्टिशियल बोर्ड यानी अंतरालीय पट। अंतरालीय पट, ये आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न है, रुधिर का वितरण करने के लिए शरीर में किसका जाल फैला रहता है? तो इसका सही आंसर है केशिकाओं का जाल, कैपिलरीज के माध्यम से रुधिर का वितरण शरीर में होता रहता है। प्लाज्मा, व्हाट इज प्लाज्मा, है ना? प्लाज्मा क्या है? तो इसका सही आंसर है एक जो है बेसिक मटेरियल यानी आधारभूत पदार्थ है। यह हल्के पीले रंग का द्रव है, मैट्रिक्स बनाने वाला द्रव, और यानी कि ये तीनों उपर्युक्त सभी प्लाज्मा में इसका आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, रुधिर का अस्थायी संग्रहालय कौन सा है? तो इसका सही आंसर है फुफ्फुस, यानी कि डी आंसर इसका सही है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर रुधिर को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर है तीन। तीन भागों में विभाजित करते हैं, व्हाइट सेल, रेड सेल और प्लेटलेट्स। नेक्स्ट प्रश्न है, किसमें तंतुओं का अभाव होता है परंतु थक्के जमते समय तंतु बन जाते हैं? तो सही आंसर है प्लाज्मा, बी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न है, किससे हृदय के समस्त शरीर के लिए रक्त की आपूर्ति लेकर निकलती है? तो ये निकलती है महाधमनी से, ये आंसर इसका सही है। आयोटा से, महाधमनी से महाधमनी हृदय से समस्त शरीर के लिए रक्त आपूर्ति लेकर निकलती है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में अलग से धमनी कोड या धमनी शंकु का क्या होता है? अभाव होता है। पहले हम देखे हैं, पहले भी पूछा गया है ये, तो इसका अभाव होता है ना? बी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न है, दोनों आलिंदों में शरीर के कहाँ से रुधिर आता है? तो विभिन्न अंगों से, ये आंसर इसका सही है। जो अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर रुधिर के भाग हैं। तो रचना के आधार पर रुधिर के तीन भाग हैं, सो आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है, रुधिर के परिसंचरण को बनाए रखता है कौन? हृदय। हृदय जो है रुधिर परिसंचरण को बनाए रखता है, इसका डी आंसर सही है, हृदय। अगला प्रश्न है, रुधिर का आधारभूत पदार्थ क्या है? रुधिर का आधारभूत पदार्थ है प्लाज्मा, प्लाज्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, रुधिर का लगभग कितना प्रतिशत भाग बनाती है? तो रुधिर का लगभग 40% भाग बनाती है, 40%, है ना? 40% भाग बनाती है। अगला प्रश्न, मानव हृदय एक दोहरे तंतुमय थैले में बंद रहता है जिसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो अंतरालिंद यानी इंटरवेंट्रिकल, इंटरवेंट्रिकल, बी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न है, श्वेत रुधिर कणिकाएं लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में कम या अधिक संख्या में किसमें पाई जाती हैं?
तो ये कम संख्या में पाई जाती हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में कम संख्या में पाई जाती हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है प्राथमिक उपचार हो जाने पर चोट के सही होने की संभावना बढ़ जाती है। क्या होने की संभावना? सही उपचार होने पे तो जल्दी से ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। घाव का पहला संकेत क्या है? अगला प्रश्न, घाव का पहला संकेत क्या है? ब्लीडिंग होना। सामान्य सी बात है, ब्लीडिंग होना। अगला प्रश्न है घाव में संक्रमण के लक्षण है। तो घाव में संक्रमण के लक्षण है लालिमा, टेंडरनेस, थिक डिस्चार्ज, उपर्युक्त सभी, यानी उपर्युक्त चौथा आंसर सही है, सभी सही है, चौथा आंसर इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है सभी प्रकार के घावों में किसका प्रयोग नहीं कर सकते? सभी प्रकार के घावों में किसका प्रयोग नहीं कर सकते? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आयोडीन, यानी कि दोनों का प्रयोग नहीं कर सकते सभी प्रकार के घावों में। अगला प्रश्न है किसे खुला छोड़ना इन्फेक्शन को दावत कर देना है? तो अलमारी को, घर को, रसोई को, घाव को अगर खुला आप छोड़ेंगे तो वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा होगा, घाव बढ़ेगा। घाव को खुला नहीं छोड़ सकते। डी आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न, घाव होने पर कौन सा इंजेक्शन लेना चाहिए? तो घाव होने पे पहले टेटनेस का इंजेक्शन जरूर लेना चाहिए। अगला प्रश्न है घाव के प्राथमिक उपचार के लिए सफाई के बाद क्या लगाया जाता है? तो सफाई के बाद एंटीसेप्टिक क्रीम लगाई जाती है। डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट, इमरजेंसी ब्लीडिंग के लक्षण क्या हैं? तो इमरजेंसी ब्लीडिंग के लक्षण है शरीर का रंग हल्का पीला पड़ना, सांसों में कमी महसूस होना, हार्ट रेट बढ़ जाना, उपर्युक्त सभी, यानी कि डी आंसर इसका सही है, ऑल द एबव। अगला प्रश्न, हाथ या पैर पर ब्लीडिंग होने पर अंगों को क्या करना चाहिए? ऊपर उठाना चाहिए, ऊपर उठाना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ब्लीडिंग तेज होने पर यदि वह दबाव से भी न रुके तो किसका प्रयोग करना चाहिए? तो टूर्निकेट आंसर इसका सही है। ए, घर्षण में रक्तस्राव होता है। घर्षण में रक्तस्राव क्या होता है? कम होता है, न्यूनतम होता है। घिसने से फ्रिक्शन ब्लीडिंग अकर्स मिनिमम। नेक्स्ट है दर्दनाक पीड़ादायक घर्षण में किसका प्रयोग करते हैं? तो लीडोकेन तथा बेजोकेन, यानी दोनों का सी आंसर इसका सही है। स आंसर दोनों, लीडोकेन और बेजोकेन। नेक्स्ट प्रश्न है छाती का दर्द बढ़ जाता है। छाती का दर्द बढ़ जाता है हंसने पर, खांसने पर, छींकने पर, सभी चीजों में बढ़ जाता है, यानी डी आंसर इसका सही है। जो अगला प्रश्न है छाती की चोट में सम्मिलित है। छाती की चोट में क्या सम्मिलित है? पसली का टूटना, घर्षण, फेफड़े या दिल को क्षति, उपयुक्त सभी, यानी कि डी आंसर सही है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कुंद आघात में सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त होती है? तो वो होती है स्प्लीन यानी तिल्ली। ये आंसर इसका सही है, कुंद आघात यानी ब्लंट स्ट्रोक। नेक्स्ट प्रश्न है सिर में चोट लगने का कारण है? गिरना, दुर्घटना किसी वाहन से, या लड़ाई झगड़ा, उपयुक्त सभी, सभी से जो है सिर में चोट लग सकती है। डी आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न पेट के अंदर की कुंद या मर्मज्ञ चोट किसे नुकसान पहुंचा सकती है? रीढ़ की हड्डी को भी पहुंचा सकती है, श्रोणि यानी पेल्विक को भी, यानी दोनों को, यानी सी आंसर इसका स आंसर सही है।
सिर की गंभीर चोट के लक्षण है तीव्र सिर दर्द, चक्कर, जी मिचलाना, घबराहट, दिमागी सनसनी, भ्रम, उपर्युक्त सभी, यानी कि उपर्युक्त सभी। डी ऑल द एबव। नेक्स्ट प्रश्न, किन चोटों के ठीक होने का समय अन्य चोटों की अपेक्षा कम होता है? तो इसका सही आंसर है मोच आने का। मोच आने का, डी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न है, वह घर्षण जो त्वचा के सभी परतों को हटा देता है उसे कहते हैं क्या कहते हैं भाई? बल्ज यानी उभार। ये आंसर इसका सही है। अगला, पेट की चोट का प्रकार है। पेट की चोट के प्रकार को क्या कहते हैं? कुंद, मर्मज्ञ, ए एवं बी। हाँ, तो स यानी दोनों, बोथ। नेक्स्ट प्रश्न है, झटका या शॉक के प्रकार हैं। क्या प्रकार हैं? तो अवरोधक, है ना, चोकर। सही आंसर है अवरोधक। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर के किस अंग की सामान्य सी चोटें या अन्य अंगों की चोटों से अधिक गंभीर हो सकती है? तो सही आंसर है सिर। सिर पे जो चोट लगती है वो सामान्य अंगों से अधिक चोट लगती है, इसलिए सिर को हमेशा सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मस्तिष्क के भीतर रक्तस्राव सिर की चोटों में किसमें होती हैं? क्या है मतलब गंभीर विषय है, सामान्य विषय है? एकदम गंभीर विषय है, एक सीरियस मैटर है। अगर मस्तिष्क के भीतर रक्तस्राव हो रहा है तो वो एक सीरियस मैटर है, गंभीर बात है। घर्षण या खरोंच की चोटें तब लगती हैं जब त्वचा किसके संपर्क में आती है? चिकनी वस्तु, कांटेदार वस्तु, खुरदरी वस्तु या जमीन। सी आंसर इसका सही है, स खुरदरी वस्तु या जमीन। अगला प्रश्न है, छाती की चोट का निदान किसके जांच से किया जाता है? तो सही आंसर है शारीरिक परीक्षण यानी एक्सरे जांच। पहला आंसर इसका सही है, ए। नेक्स्ट है, संक्रमण फैलने और दर्द को रोकने के लिए आवश्यक हो जाता है क्या? डिसेक्शन, विच्छेदन। ये संक्रमण को रोकने के लिए डिसेक्शन करना जरूरी हो जाता है। अगला प्रश्न है, मृत ऊतकों को हटाना और स्वस्थ ऊतकों को यथा स्थान रहने देना, इस प्रक्रिया को एक सर्जन द्वारा जो किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है विच्छेदन यानी कि डिसेक्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसी स्थितियां जो रक्त वाहिकाओं द्वारा अपना स्तर खोने का कारण बनती हैं वो सदमे का कारण बनती हैं, जो क्या है वो वितरण। सही आंसर है इसका वितरण यानी डिलीवरी। अगला प्रश्न है, जब रक्त वाहिकाओं में अंगों तक ऑक्सीजन ले जाने के लिए पर्याप्त रक्त नहीं होता तब उस सदमे को कहते हैं क्या कहते हैं? हाइपोवाल्मिक। हाइपोवाल्मिक कहा जाता है। यानी कि डी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न है, सदमे के लक्षणों में शामिल है। सदमे के लक्षणों में शामिल है नाड़ी तेज या अनुपस्थित होना, चक्कर और फीकी आंखें, प्यास और मुंह शुष्क होना, उपयुक्त सभी, यानी डी आंसर इसका सही है, ऑल द एबव। अगला प्रश्न है, सदमे के कारणों में शामिल है। क्या शामिल है? गंभीर एलर्जी, अधिक रक्त क्षति, रक्त संक्रमण,
उपर्युक्त सभी यानी कि उपर्युक्त सभी सम्मिलित हैं, ऑल द एबव सम्मिलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति कितने समय में या समय के बाद कृत्रिम अंगों का प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है? तो सही आंसर है 2 माह बाद। 2 माह बाद जो वो आर्टिफिशियल लिम्स का प्रयोग करना शुरू कर सकता है या कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, त्वचीय घाव होते हैं, क्यूटेनियस लेशन और क्या होते हैं ये? तो छोटे होते हैं, न्यूनतम स्राव वाले, उच्छेदन के साथ, उपर्युक्त सभी यानी कि सही आंसर है इसका उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, क्रस चोट का लक्षण है, तो क्षतिग्रस्त ऊतक, घाव में दर्द व जलन महसूस करना, त्वचा की परतों को नुकसान यानी उपर्युक्त सभी, ऑल द एबव। अगला प्रश्न है, प्लीहा की चोट से दर्द कभी कभी कहाँ पहुंच जाता है? तो बाएं कंधे तक पहुंच जाता है, बाएं कंधे यानी ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा सदमा दिल को नुकसान तथा शरीर में रुधिर के प्रवाह को कम कर सकता है? सही आंसर है कार्डियक, हृदय जनित, सी आंसर इसका सही है। अगला है, छाती की चोट में जटिलता कब आती है? फेफड़े के आसपास रक्त जमा होने पर, फेफड़े के आसपास की जगह में हवा भरने पर, फेफड़े त्वचा के नीचे फंसी हवा का छाती की दीवार में सूजन लाने पर, उपयुक्त सभी यानी कि उपर्युक्त सभी कारण इसके हैं। अगला प्रश्न है, अगर कितने मिनट तक एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही तो दबाव दिया जाता है? तो 20 मिनट तक। अगला प्रश्न है, दुर्घटनावश रगड़ लगने से लगी चोट कहलाती है, क्या कहलाती है? छिलना कहलाती है, छिल जाता है, स्क्रैचिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, चेहरे पर चोट से कट लगने पर कौन सी बैंडेज का प्रयोग किया जाता है? तो बटरफ्लाई बैंडेज का प्रयोग किया जाता है चेहरे पर चोट से कट लगने पे, बटरफ्लाई। नेक्स्ट प्रश्न है, चेस्ट या एब्डोमेन में घाव लगने के बाद शरीर में कौन सा लक्षण दिखता है? तो चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना, सांस की कमी व हार्ट रेट बढ़ना यानी उपर्युक्त सभी, डी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न है, एक गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया की जटिलता है, क्या है? एनाफिलेक्टिक शॉक, एनाफिलेक्टिक शॉक पहला आंसर इसका सही है, 211 का पहला। अगला प्रश्न है, न्यूरोजेनिक शॉक किसके के नुकसान का कारण बनती है? किसके नुकसान का? तो सही आंसर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के नुकसान का कारण बनती है, सी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न है, जब रक्त को जिस स्थान पर जाना होता है और वह उस स्थान तक नहीं पहुंच पाता तो इस सदमे को कहते हैं, क्या कहते हैं? अवरोधक सदमा यानी ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, अवरोधक सदमा कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। अगला प्रश्न, रक्त के प्रवाह को प्रभावित करने के आधार पर झटके शॉक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स। अगला प्रश्न है, नशीली दवाओं की विषाक्तता और मस्तिष्क की चोटें किस सदमे के कारण बन सकती हैं? तो इसका सही आंसर है वितरण सदमा यानी डिस्ट्रीब्यूशन शॉक, वितरण सदमा। अगला प्रश्न है, अक्सर खेलते समय चोट लगवा बैठते हैं, कौन?
बड़े बुजुर्ग बच्चे कोई भी नहीं, बच्चे अक्सर खेलते समय चोट लगवा ही बैठते हैं। सी आंसर सही है, बच्चे। अगला प्रश्न है, कौन शरीर के कोमल अंगों हृदय, फेफड़ों व मस्तिष्क की सुरक्षा होती है? तो कंकाल। कंकाल क्या कर इससे जो है शरीर के कोमल अंग, हृदय, फेफड़ों व मस्तिष्क की सुरक्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो हम जानते हैं 206 होती है। मनुष्य में अस्थियों की बोन्स, द नंबर ऑफ बोन्स इन अ मैन इज 206। नेक्स्ट प्रश्न है, कंकाल तंत्र का निर्माण करता है? कंकाल तंत्र किसका निर्माण करता है? शरीर के स्वरूप का, आकृति का, शरीर के ढांचे का, उपयुक्त सभी का, है ना, यानी डी आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल और नाखून किस तंत्र का रूप है? तो ये कंकाल तंत्र का, स्केलेटन सिस्टम का, ये आंसर सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में किस जोड़ को संधि कहते हैं? तो दो से अधिक अस्थियों के जोड़ को संधि कहते हैं। बी आंसर सही है इसका। अगला प्रश्न है, नमक प्रोटीन से अस्थि के मैट्रिक्स का निर्माण होता है? ओसिन से, मायोसिन से, क्रोसिन से, उपयुक्त सभी से, यानी डी आंसर सही है, सभी से इसका निर्माण होता है। अगला, अस्थियां तथा उपास्थियां शरीर के अंगों की सुरक्षा देने का कार्य करती हैं, आश्रय देने का कार्य करती हैं, गति के नियमन में सहायक होती हैं, उपयुक्त सभी कार्य करती हैं, यही आंसर सही है, डी, उपयुक्त सभी कार्य करती हैं, डी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, कान में कौन सी अस्थि पाई जाती है? तो मुगदर, निहाई, रकाब, ऑल द एबव सही आंसर है, ऑल द एबव यानी सभी कान में पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कान के रंध्र छेद किन अस्थियों में होते हैं? तो इंस्टीट्यूशंस यानी संखास्थियों में। 225 का पहला होगा आंसर, ये सही है। जो लास्ट प्रश्न है, जहां शक्ति की आवश्यकता अधिक होती है वहां पाई जाती है, क्या पाई जाती है? तो घनाकार अस्थियां पाई जाती हैं, घनाकार अस्थियां पाई जाती हैं जहां शक्ति की अधिक जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये रहा आज का। आगे हम फिर इसी टॉपिक पे इसके अगले पार्ट को लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। तब तक आप इसको देखिए, पढ़िए, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और जो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।